ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। संपादकीय पाठ एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू, हर जगह मदद पहुंचाता है। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। तो इस तरह के आर्टिकल जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। विमर्श की स्वायत्तता का महत्व, भारत की गौरव गाथा कौन सुनाएगा? क्या यह बात उतनी मायने भी रखती है? किसी राष्ट्र के प्रति वैश्विक धारणा उसकी आर्थिक नीति, सुरक्षा और उसके नागरिकों के आत्मविश्वास को निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाती है। अपने नैरेटिव यानी कि विमर्श को निर्धारित करने की हमारी क्षमता ही विमर्श संप्रभुता कहलाती है। यह भौगोलिक या फिर क्षेत्रीय संप्रभुता के जितनी ही महत्वपूर्ण है, इतना महत्व के बावजूद नीतिगत स्तर पर इसे अक्सर उपेक्षा का ही शिकार होना पड़ता है। विमर्श की ताकत को देखें तो सदियों से इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। और आप देखते हैं कि नैरेटिव पर नियंत्रण की कला में उपनिवेशिक शासकों को महारत हासिल थी और अपने शासन में शोषण उत्पीड़न को जायज ठहराने के लिए उन्होंने अपने उपनिवेश राष्ट्रों को पिछड़ा, अराजक और स्वयं शासन में अक्षम के रूप में चित्रित किया है। उनका यह प्रपंच आज भी जारी है और जिसने महज अपना रूप बदल लिया है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, विदेशी सरकारों और यहाँ तक कि वैश्विक संगठनों ने भारत के प्रति एक दकियानूसी राय बना ली है कि वह गरीबी, भ्रष्टाचार, विषमता में उलझा हुआ राष्ट्र है। भारत के प्रति ऐसा आकस्मिक रूप से नहीं होता है, अपितु आप देखिए ऐसी बातें अक्सर संबंधित तत्वों के अपने संरक्षकों के राजनीतिक एवं आर्थिक एजेंडे के अनुरूप होती हैं। एडवर्ड सईद ने अपने संकल्पनाओं में बताया कि कैसे पश्चिम से पूर्व को आप देखिए हमेशा दीनहीन में प्रस्तुत किया है और इसे आप भारत के शासन, आर्थिकी और पर्यावरणीय नीतियों के आलोक में हालिया पश्चिमी नैरेटिव के संदर्भ में देख सकते हैं। रचनात्मक आलोचना स्वागत योग्य होती है, मगर किसी भी प्रकार का सामान्यीकरण और वह भी अपने सुविधाजनक आंकड़ों के साथ स्वीकार नहीं हो सकता है। और ऐसी नकारात्मक निहित एजेंडे से ओतपोत आलोचना भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाली होती है। जैसे कि भारत के शहरी प्रदूषण की खूब आलोचना होती है, मगर अक्षय ऊर्जा की ओर संक्रमण एवं जलवायु परिवर्तन से जुड़े अभियान में निवेश को अनदेखा किया जाता है। और ऐसी आलोचना केवल धारणा के स्तर पर ही अहित नहीं करती है, बल्कि विभिन्न शोध यह दर्शाते हैं कि जिन देशों की छवि भ्रष्ट एवं अस्थिर राष्ट्र की बन जाती है, तो वहां विदेशी निवेश में 20 से आप देखिए 25% की गिरावट दिखती है। और फिर यह मायने नहीं रखता कि उस देश का वास्तविक आर्थिक प्रदर्शन कैसा एवं वहां भविष्य की कितनी संभावना है। संभव है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी ऐसे भ्रामक नैरेटिव से प्रभावित हो सकती है और जिससे कई पहलुओं के बिगड़ने की आशंका बढ़ जाती है। स्पष्ट है कि जब कोई और आपकी कहानी पर नियंत्रण रखता है तो आपके अवसरों को भी वहां वही आकार देता है। और आप देखिए तार्किक तो यही है कि किसी राष्ट्र की पहचान आकांक्षाओं एवं प्रतिष्ठा बाहरियों के बजाय उसके अपने नागरिकों द्वारा परिभाषित की जानी चाहिए। प्रसिद्ध दार्शनिक हन्ना आरेंट का यही मानना था कि कोई समाज स्वयं को कैसे देखता है और दूसरे उसे किस नजर से देखते हैं, यह उसकी ताकत को परिभाषित करता है। यदि भारत बाहरी लोगों को ही उसके नैरेटिव को नियंत्रित करने की गुंजाइश देता रहेगा तो उसके अपने संस्थानों में उसका भरोसा घटने का जोखिम बढ़ता जाएगा, जो अंततः स्वायत्तता का अवमूल्यन करेगा। ऐसे में नैरेटिव को मजबूत बनाना आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य भी है। और आप देखिए इसमें सॉफ्ट पावर बड़ी उपयोगी सिद्ध होती है। यह शक्ति किसी देश की संस्कृति, मूल्यों एवं आदर्शों से प्रेरित होकर अन्य के लिए आकर्षण का केंद्र बनती है। जैसे बॉलीवुड, योग, क्रिकेट और भारतीय खान पान ने वैश्विक स्तर पर भारत की दृढ़ता को बढ़ाया है। लेकिन केवल यही पर्याप्त नहीं है। नैरेटिव को व्यापक रूप से प्रभावित किए बिना भारत अपने हितों की पूर्ति नहीं कर सकता है। यह कोई देश नैरेटिव पर नियंत्रण गवाता है तो फिर न केवल उसकी प्रतिष्ठा पर ग्रहण लगने की आशंका बढ़ जाती है, बल्कि इससे सामाजिक विभाजन और विभिन्न स्तरों पर ध्रुवीकरण के आसार बढ़ जाते हैं। ऐसी विसंगतियां भ्रम फैलाने के साथ ही प्रगति में अवरोध बन जाती है। इसलिए भारत को समय रहते उपाय करने होंगे। आज इंटरनेट मीडिया के दौर ने नैरेटिव को अपने अनुकूल बनाने की चुनौती कई गुना बढ़ा दी है और इस पर आप देखिए कुछ पश्चिमी कंपनियों का ही दबदबा है और वही आप देखिए सर्च से लेकर आपकी फीड को निर्धारित करती है। इसलिए सबसे पहले उपाय तो इंटरनेट मीडिया से जुड़ी कंपनियों को जवाबदेह बनाने के रूप में करना होगा। इन कंपनियों को यूरोपीय संघ
की तरह कानूनी दबाव डालकर पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में उन्मुख करना होगा। मीडिया साक्षरता जागरूकता का प्रसार भी उतना ही आवश्यक है कि नागरिक स्वयं किसी सामग्री की नीची ढंग से आकलन कर सकें। और इस मामले में फिनलैंड से सीख ली जा सकती है, जिसने मीडिया जागरूकता अभियान के माध्यम से नागरिकों को भ्रामक सूचनाओं और फर्जी विमर्श से बचने के उपाय सिखाए हैं। और इसके साथ साथ ही हमें अपनी कहानी को भी नए आयाम देने होंगे। और आप देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसी नवाचार वाली पहल को भारत की विकास गाथा के साथ जोड़कर प्रस्तुत करना होगा। दुनिया भर में बसे भारतीय वंशियों की भी इस अभियान में मदद ली जा सकती है। और आप देखेंगे कि विभिन्न देशों में रह रहे 3 आप देखते हैं कि 2 करोड़ से अधिक भारतीय भारत को गौरव गाथा के प्रतिनिधि बन सकते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस जैसे आयोजनों के माध्यम से भारत वंशियों को भ्रामक सूचनाओं एवं दुष्प्रचार से सावधान रहने एवं भारतीय उपलब्धियों के गुणगान के गुर सिखाए जा सकते हैं। वस्तुतः नैरेटिव संप्रभुता अहम की तुष्टि या आप देखते हैं कि का माध्यम ना होकर उचित प्रतिनिधित्व एवं आप देखते हैं कि संदेश से जुड़ा विषय है। और विदेशी आप देखते हैं कि विदेशी निवेश से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे बिंदुओं को प्रभावित करने की दृष्टि से इसको आप देखते हैं कि इसकी महत्ता को देखते हुए इस पर ध्यान देना अपरिहार्य हो गया है। भारत की आप देखते हैं कि भारत की गौरव गाथा में दृढ़ता, लचीलेपन, विविधता और आकांक्षाओं का समावेश है। और यदि हमें उसे सही रूप से में प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे तो कोई और उसे विरूपित रूप में सामने रखता रहेगा। लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं, इनका नाम है आदित्य सिन्हा, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग दे सकते हैं। रेवड़ी संस्कृति पर चिंतन का समय। आजकल आप देखते हैं कि हम ये करेंगे, हमारी सरकार आई, इसी में आजकल चुनाव जीत लिए जा रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में आपने देखा ही है, झारखंड में आप देख ही चुके हैं, मध्य प्रदेश में आपने देख ही लिया है। तो रेवड़ी संस्कृति पर चिंतन का समय। तो महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति और झारखंड में जेएमएम के नेतृत्व वाली गठबंधन की सरकारें अस्तित्व में आ गई हैं। और आप देखिए, महाराष्ट्र में 288 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। मुंबई इसकी राजधानी है। इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है। और झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। यहाँ 81 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है। अब बारी चुनाव के दौरान अपने अपने राज्यों के मतदाताओं से किए गए मुफ्त के वादों को लागू करने की है। लाडली बहन योजना, मैया सम्मान योजना, किसानों की कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा और मुफ्त गैस सिलेंडर जैसे चुनावी वादे महाराष्ट्र, झारखंड में इन दिनों गूंज रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इनके लागू होने से दोनों राज्यों की आर्थिकी बिगड़ सकती है। देश में मुफ्त की योजनाओं या फिर आप देखिए घोषणाओं या फिर रेवड़ियों की परिभाषा भले ही तय न की जा सके, लेकिन ऐसे कदमों से राज्यों की माली हालत पर असर पड़ता ही है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में यदि देखा जा चुका है कि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन की ओर से 21 से 65 वर्ष की आयु की सभी महिलाओं को 1500 रुपये मासिक भत्ता देने का ऐलान किया गया। महाराष्ट्र में इसे मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की तर्ज पर शुरू किया गया था। और इस स्कीम ने मध्य प्रदेश में भाजपा को चुनावी फायदा तो दिया, लेकिन ऐसे चुनावी वादों का नतीजा यह हुआ कि पिछले वित्त वर्ष में राज्य सरकार को जमकर उधार लेना पड़ा। और परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश का कुल कर्ज 4,18,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इस साल भी उसे 94,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज लेना पड़ सकता है। महाराष्ट्र का हाल यह है कि चालू वित्त वर्ष के लिए महिला एवं बाल कल्याण विभाग की योजनाओं में जहां 4,677 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, वहीं केवल लाड़की बहन योजना पर सालाना 46,000 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। वहां भी आप देखते हैं कि 1,500 रुपए महीने के आधार पर है। चालू वित्त वर्ष में उसकी राजकोषीय घाटा उसकी जीएसडीपी का 2.6% यानी 2 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। पिछले वित्त वर्ष में लगभग आप देखिए 46,000 करोड़ रुपए तमाम सब्सिडी के तहत आवंटित हुए थे। और इस साल के बजट में सिंधे सरकार ने लोक लुभावन योजनाओं के लिए करीब 96,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया था। निश्चित रूप से अब नए चुनावी वादों का बोझ महाराष्ट्र के बजट पर पड़ेगा और इससे उसके पूंजीगत खर्च पर आंच आ सकती है, जो पिछले साल से पहले ही कम हो चुका। अब देखिए, इतना जो फ्री में दिया जा रहा है, इतना अगर फ्री में ना दिया जाता तो कहीं तो इसका उपयोग होता, कहीं अच्छी जगह पूंजीगत व्यय पर होता उसका खर्च, और भी अच्छे कामों पर होता है। झारखंड की बात करें तो वहां आप देखिए चालू वित्त वर्ष के लिए 1.28 लाख करोड़ रुपए का जो बजट पारित किया गया था, और उसमें पहले ही कृषि कर्ज माफी की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए की जा चुकी है।
और इस वित्त वर्ष में उसका राजकोषीय घाटा राज्य की जीएसडीपी के 2.02% रहने का अनुमान है। खनन से होने वाली आमदनी के सहारे झारखंड वित्त वर्ष 2016-17 से राजस्व अधिशेष की स्थिति में है। लेकिन मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए से लेकर 2500 रुपए महीने तक देने के वादे को पूरा करने की स्थिति में झारखंड का राजस्व अधिशेष का दर्जा खतरे में पड़ सकता है। जम्मू कश्मीर, हरियाणा में भी अगर इसी प्रकार से राजनीतिक दलों द्वारा रेवड़ियां बढ़ती रही तो इन राज्यों में भी आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकता है। लोक लुभावन खर्च, सब्सिडी मुक्त की सुविधाओं तथा लगातार बढ़ते वेतन और पेंशन बिलों के कारण राज्यों को विकास के कार्यों के लिए कोई धन नहीं बच रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों के लिए घोषणा पत्र जारी करने के लिए एक निश्चित गाइडलाइन तय की है, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे घोषणा पत्रों में की जाने वाली घोषणाओं को नियंत्रित किया जा सके। अभी सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ राजनीतिक दलों द्वारा वितरित मुफ्त उपहारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही है। न्यायालय को जल्द ही इस मामले की सुनवाई पूरी कर इस बढ़ती बीमारी का इलाज करना चाहिए। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और अगर हम बात करें चुनाव आयोग की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है। भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। जो विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं ना, इन्हें भारतीय निर्वाचन आयोग ही करवाता है। अब इससे रेवड़ी संस्कृति पर गंभीरता से चिंतन करने का वक्त आ गया है। इस प्रकार से राजनीतिक दल सरकार के खर्च पर मतदाताओं को मुफ्त उपहार दे रहे हैं, यानी आप देखते हैं लोगों को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए एक प्रकार से रिश्वत दे रहे हैं। ऐसा करना राज्यों की आर्थिक स्थिति के लिहाज से भी उचित नहीं है। अब मतदाताओं को मुफ्त में सुविधाएं या उपहार देने से अंततः सरकारी खजाने पर असर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि कोई भी मुफ्त वितरण वास्तव में सभी लोगों पर असर डालता है। ऐसे में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव नहीं हो पाते हैं। अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करना उनके लिए घातक साबित होगा। श्रीलंका इसका उदाहरण है और उसके आर्थिक पतन का कारण वहां के राजनीतिक दलों द्वारा लोगों को दिए गए मुफ्त उपहार हैं। कोई आय न होने के बाद भी मुफ्त योजनाओं की घोषणा करना देश के आर्थिक स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित नहीं है। आमदनी की कोई ठोस योजना न होने के बाद भी राजनीतिक दल लोक लुभावन घोषणाएं कर जनता को छलने का कार्य कर रहे हैं। किसी वर्ग विशेष को मुफ्त की योजनाएं देकर जनता के विशेष वर्ग पर टैक्स का भार डाला जा रहा है और इसलिए देश के राजनीतिक दलों को इसे एक गलत परंपरा समझकर रोक देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग को भी राजनीतिक दलों को इस तरह की घोषणाएं करने से रोकने के पर विचार करना चाहिए। चुनाव प्रचार के दौरान वादे करते हुए राजनीतिक दलों द्वारा केवल राजनीतिक पहलू पर विचार करना बुद्धिमानी नहीं है। देश की आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि बजटीय आवंटन और संसाधन सीमित हैं। लेखक राजनीतिक शास्त्र के प्रोफेसर, इनका नाम है डॉक्टर जगदीप सिंह, इनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया है। अब आप देखते हैं कि इससे तो बड़ा असमानता भी हो जाएगी। जिसके पास पैसा नहीं रहेगा, जो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, उनकी तो बड़ी बुरी स्थिति रहेगी। अब हमारी सरकार आई, वो तो 1-2 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं उनके अपने लोग, तो वो कहां जीत पाएंगे। हमारी सरकार आई तो हम ये देंगे, हमारी सरकार आई तो ये देंगे। दूसरा राजनीतिक दल आता है, वो कहता है, एक कहता है 1000 रुपए देंगे, दूसरा कहता है 1500 देंगे, तीसरा कहता है 3500 हम देंगे। यानी कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितना फ्री का देगा। तो ये अच्छी पहलें तो नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं। चुनाव जीतने के लिए वो कहते थे ना, सब दंड संभाव जो भी रहते हैं, साम दंड भेद जो भी रहते हैं, सब जीतने के लिए लगा दिए जाते हैं। मृग तृष्णा, मनुष्य को एक विराट जीवन यात्रा में ना जाने कितने पड़ावों से गुजरना पड़ता है। इस दौरान परिस्थितियों के अनुसार मनुष्य का जीवन बदलता रहता है। परिणाम स्वरूप उसके मन में प्रेम, करुणा, द्वेष, ईर्ष्या आदि भाव भी आते जाते रहते हैं। रेगिस्तान में पृथक पृथक वायु की परतों को दूर से देखने से पानी की लहर होने जैसा भ्रम होता है। प्यासा व्यक्ति उसी पानी की ओर भागता है और पर वहां जब पहुंचता है तो उसे वास्तविकता का पता चलता है कि तो निराश हो जाते। ऐसे ही भ्रमों को मृग तृष्णा की संज्ञा दी गई है। आज प्रत्येक व्यक्ति सफलता की लालसा में निरंतर पसोपेश में रहता है। इसी भ्रम से वह अपने कर्तव्य पद को छोड़कर अपने उत्तरदायित्व के निर्वाह से विमुख हो जाता है। यह बाह्य आकर्षण, सौंदर्य, दैहिक सुख सुविधाओं का लाभ मृग तृष्णा के समान ही होता है। अत्यधिक संपन्न होने पर ही हमारे चंचल मन और कुछ और के लिए ललायत रहता है। अधिक से अधिक पाने की इच्छा उसे कहाँ ले जा पहुंचती है और इसका उसे बहान ही नहीं हो पाता है और इस मृग तृष्णा के चलते वह बहुत कुछ खोता जाता है। सफलता की सीढ़ियां
चढ़ते उसके रिश्ते पेयजन पीछे छोड़ते जाते हैं। कस्तूरी मृग के समान वह समझ ही नहीं पाता है कि जिसकी खोज में वह भटक रहा है वह उसके पास ही है। मृग तृष्णा, प्रेम, शक्ति और लालच के बीच के अंतर संबंध की कहानी है। ऐसे में एक अच्छा इच्छा पूरी हुई नहीं कि दूसरी दहलीज पर आ खड़ी होती है और मनुष्य इस कुचक्र में फंसता चल जाता है। यह तो एक भटकन है, पूरा जीवन इसी तलाश में बीत जाता है। कभी कभी मनुष्य सब कुछ पाने के लिए अध्यात्म तक का आश्रय लेता है, लेकिन उसे पता होना चाहिए कि अध्यात्म पाने के बजाय ईश्वर के प्रति सब कुछ त्यागना पड़ता है। जब खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है तो जीवन भर मृत तृष्णा के भ्रम में भटकना क्यों। अच्छा कौन लिखा जाता है, बातें तो अच्छी लिखी जाती हैं, लेकिन मानता कौन है इसे। ये आप देखिए सीरिया की जो स्थिति बनी हुई है, सीरिया का संकट। सीरिया आप देखेंगे तो ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है, ये सीरिया आपको देखने को मिलेगा। सीरिया आधिकारिक रूप से सीरिया अरब गणराज्य दक्षिण पश्चिम एशिया का एक राष्ट्र है। दमिश्क इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। इसके पश्चिम में लेबनान तथा भूमध्य सागर है, दक्षिण पश्चिम में इजराइल है, दक्षिण में जॉर्डन है, पूर्व में इराक तथा उत्तर में तुर्की है। इजराइल तथा इराक के बीच स्थित होने के कारण यह मध्य पूर्व का एक महत्वपूर्ण देश माना जाता है। तो आखिरकार विद्रोहियों ने सीरिया पर कब्जा कर लिया। वहां के शासक बशर अल असद को देश छोड़ने के लिए विवश किया। विद्रोहियों के संगठन हयात तहरीर अल शाम के लड़ाकों ने जिस बिजली की गति से सीरिया की राजधानी दमिश्क को अपने कब्जे में ले लिया वह हैरान करने वाला है। इस संगठन के लड़ाकों ने 27 नवंबर से अपना अभियान शुरू किया था और पहले अलेप्पो शहर पर कब्जा जमाया और उसके बाद एक के बाद एक शहरों को अपने नियंत्रण में लेते गए और अंततः दमिश्क में भी जहां जा पहुंचे। अलेप्पो से लेकर दमिश्क तक उन्हें जिस तरह किसी कड़े प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा, उससे यही स्पष्ट होता है कि सीरिया की सेना कमजोर पड़ चुकी है। सीरिया के लोगों ने विद्रोही लड़ाकों का जिस उत्साह के साथ स्वागत किया, उससे यह भी पता चलता है कि बशर अल असद कहीं अधिक अलोकप्रिय हो गए थे और इस अलोकप्रियता के कारण उनका सीरिया पर निर्मम ढंग से शासन करना रहा। और आप देखते हैं कि सीरिया लगभग 13 सालों से अस्थिरता और अशांति से जूझ रहा है और वह विद्रोही गुटों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का अखाड़ा भी बना हुआ है। एक ओर जहां रूस और ईरान असद सरकार के समर्थन में खड़े थे, वहीं दूसरी ओर तुर्की, अमेरिका और इजराइल असद सरकार का पतन चाह रहे थे। इस बार ईरान और रूस असद की सहायता इसलिए नहीं कर सके क्योंकि जहां ईरान इजराइल के साथ उलझा हुआ है, वहीं रूस यूक्रेन में फंसा हुआ है। सीरिया में विद्रोहियों का कब्जा ईरान के लिए बड़ा झटका है, इसमें संदेह है कि सीरिया में अपने समर्थन वाली सरकार के पतन के बाद ईरान चैन से बैठेगा। भले ही विद्रोही बिना किसी बड़े रक्तपात के सीरिया में काबिज हो गए हों, लेकिन वहां स्थायी रूप से शांति कायम होने के आसार इसलिए कम है क्योंकि तुर्की सीरिया को अपने ढंग से चलाना चाहता है और इसके अतिरिक्त सीरिया के एक हिस्से पर काबिज कुर्द लड़ाके अपनी जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जबकि तुर्की उन्हें अपने लिए खतरे के रूप में देखता है। सीरिया में अशांति अस्थिरता का खतरा इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि हयात तहरीर अल शाम में वस्तुतः वही लड़ाके हैं जो कभी अलकायदा और इस्लामिक स्टेट के साथ थे। यदि यह संगठन सीरिया में शांति स्थिरता लाने के बजाय अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश करता है तो इजराइल और कुर्द विद्रोहियों के साथ उसका टकराव तय है। अब पश्चिम एशिया के देशों को यह सुनिश्चित करना होगा कि हयात तहरीर अल शाम का सीरिया पर कब्जा जिहादी तत्वों के मनोबल को बढ़ाने का काम ना करे, क्योंकि इसकी भरी पूरी आशंका है कि सीरिया में जो कुछ हुआ है उससे दुनिया भर के जिहादी संगठन बेलगाम हो सकते हैं। इसलिए भारत को सतर्क रहना होगा। इसलिए और भी क्योंकि पाकिस्तान में जो तो ऐसे संगठनों की सक्रियता है ही, बांग्लादेश में भी वे सिर उठाते दिख रहे हैं। सरकार की पहल। उत्तराखंड में आप देखते हैं कि कानून व्यवस्था के अनुपालन से लेकर यातायात व्यवस्था के संचालन समेत सरकारी विभागों में विभिन्न दायित्वों को होमगार्ड के जवान बाखूबी निभा रहे हैं और इनके व्यापक योगदान को देखते हुए इनके मानदेय से लेकर अन्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की मांग लंबे समय से की जा रही है और समय समय पर सरकार ने इस दिशा में यथोचित कदम भी बढ़ाए। होमगार्ड स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 घोषणाएं कर अच्छी पहल की है। 9000 फीट से अधिक ऊंचाई पर कार्यरत इन स्वयंसेवकों को पुलिस और एसडीआरएफ के समान प्रतिदिन 200 रुपये प्रति अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता दिया जाएगा। 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु पर उन्हें अनुग्रह राशि भी बढ़कर मिलेगी। इस संवर्ग के राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मियों को वर्दी भत्ता भी प्रतिवर्ष मिल सकेगा और होमगार्ड्स के रूप में अनुशासित कर्मी सरकार को उपलब्ध हो रहे हैं और ऐसे में अनेक इनके प्रशिक्षण और सुविधाएं अपेक्षित हैं। प्रदेश भर में सड़कों पर जिस प्रकार यातायात का दबाव बढ़ रहा है
उसी अनुरूप यातायात पुलिस बल नहीं है। परिवहन विभाग के पास भी प्रवर्तन समेत विभिन्न कार्यों के लिए कार्मिकों की कमी बनी हुई है। ऐसे में होमगार्ड की भूमिका को और विस्तार देने पर विचार किया जा सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में राजस्व पुलिस भी मानव संसाधन की अत्यधिक कमी से जूझ रही है। ग्राम पंचायतों के माध्यम से स्थानीय ग्रामीणों में से ही युवाओं को होमगार्ड के रूप में प्रशिक्षण देकर राजस्व पुलिस व्यवस्था प्राकृतिक आपदा से निपटने में एसडीआरएफ की भांति उपयोग में जाया जा सकता है। ग्राम पंचायतों के पास कार्मिक नहीं है, उन पर वित्तीय प्रबंधन का दबाव पड़ रहा है और प्रदेश सरकार होमगार्ड और पीआरडी जवानों के रूप में प्रशिक्षित मानव संसाधनों का उपयोग शहरी आवश्यकताओं के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी कर सकती है। ये आप देखिए उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती है। राज्यों में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से लगती है। सन 2000 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। पृथ्वी की जलवायु से मंगल का रिश्ता, तो मंगल पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करता है। यह बात कुछ विचित्र सी लगती है। विज्ञानियों का कहना है कि मंगल का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी को सूर्य के करीब खींचता है, जिससे हमारी जलवायु गर्म होती है। एक नए शोध से मंगल के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र और पृथ्वी की जलवायु के बीच एक अनोखे संबंध का संकेत मिलता है। 6.5 करोड़ वर्ष पुराने भूवैज्ञानिक साक्ष्य बताते हैं कि पृथ्वी पर गहरे समुद्र की धाराएं हर 24 लाख वर्षों में शक्ति के चक्रों से गुजरती हैं। इन चक्रों को विज्ञानी खगोलीय विराट चक्र भी कहते हैं। विज्ञानियों के अनुसार ये चक्र पृथ्वी और मंगल के बीच गुरुत्वीय संबंधों से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। गहरे समुद्र की धाराएं मजबूत और कमजोर चरणों के बीच बारी बारी से आती हैं और समुद्र तल पर तलछट के संचय को प्रभावित करती हैं। मजबूत धाराओं की अवधि के दौरान शक्तिशाली हलचल रसातल तक पहुंचती है। वहां आप देखिए जमा तलछट को नष्ट कर देती हैं। सिडनी विश्वविद्यालय में विज्ञानियों ने बताया कि सौरमंडल में ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप करते हैं और इस अंततः क्रिया के कारण मंगल का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पृथ्वी को सूर्य के थोड़ा करीब खींचता है, जिससे सौर विकिरण बढ़ता है और जलवायु गर्म होती है। समय के साथ पृथ्वी फिर से पीछे की ओर खिसकती है और यह चक्र लगभग हर 24 लाख वर्ष में पूरा होता है। यह सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव पृथ्वी के दीर्घकालिक जलवायु पैटर्न को आकार देने में भूमिका निभा सकता है। शोधकर्ताओं ने लाखों वर्षों के दौरान समुद्र तल पर तलछट संचय का मानचित्रण करने के लिए उपग्रह डाटा का उपयोग किया है। उन्होंने भूगर्भीय रिकॉर्ड में अंतराल की खोज की है, जिससे पता चलता है कि मंगल के प्रभाव के कारण गर्म अवधि के दौरान शक्तिशाली समुद्री धाराओं ने तलछट के जमाव को बाधित किया है। ये निष्कर्ष इन साक्ष्यों को बल प्रदान करते हैं। मंगल के गुरुत्वीय खिंचाव सहित खगोलीय यांत्रिकी पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करती है। शोधकर्ताओं ने स्पष्ट किया है कि गर्मी के इस प्रभाव का मानव की गतिविधियों से हो रही वर्तमान ग्लोबल वार्मिंग से संबंध नहीं है। अध्ययन के अनुसार ये चक्र उन परिदृश्यों में भी समुद्री धाराओं को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं जहां ग्लोबल वार्मिंग उन्हें कमजोर कर सकती है। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण धारा अटलांटिक मेरीडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन है, जिससे अक्सर समुद्र की कन्वेयर बेल्ट के रूप में जाना जाता है। यह प्रणाली उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में से उत्तरी गोलार्ध में गर्म पानी पहुंचाती है और गहरे समुद्र में गर्मी के वितरण को सुगम बनाती है। आप लोग क्या सोचते हैं? कुछ सोचते हैं? अपनी राय जरूर दिया करिएगा। ये आप देखिए टिप्पणियां हैं, इन्हें देखना हुआ कर तो देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है, तो वहां जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एक कामकाजी आबादी में महिलाओं की भागीदारी, देखिए एक बात याद रखिएगा, जिस समाज में, जिस धर्म में, ये आप देखते हैं कि जिस देश में महिलाओं को उनकी भागीदारी मिलती है ना, वो दुगनी गति से आप देखते हैं कि तरक्की करता है। और मैं आप लोगों से कहता रहता हूं ना कि महिला और पुरुष एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक रथ के दो पहिए हैं। अब एक पहिए के बिना थोड़ी रथ चल पाएगा। हमारे देश में प्रतिभा और क्षमता से भरपूर 10 करोड़ से अधिक महिलाएं देश की अर्थव्यवस्था में व्यवस्थित रूप से समुचित योगदान देने से वंचित हैं। यह एक कड़वी सच्चाई है, जहां महिलाओं की श्रमफल भागीदारी दर मात्र 25% है। अब देखिए महिलाओं का योगदान यहाँ देख लीजिए, आधी आबादी महिलाओं की है। आपने देखा है कि जो योजनाएं महिलाओं के लिए लाई गई हैं, चाहे महाराष्ट्र में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, चाहे झारखंड में देखिए, ये सबसे बड़ी वजह मानी जा रही चुनाव में जीत की, क्योंकि आधे वोट उनके हैं लगभग। आप सोचिए, इस आंकड़े की तुलना यदि हम वैश्विक स्तर पर करें तो यह बहुत ही कम है। यह केवल एक सामाजिक अन्याय नहीं है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण आर्थिक बाधा है जो गरीबी के चक्र को कायम रखती है और देश के विकास क्षमता में बाधा डालती है। एक संबंधित अध्ययन में कम महिला
LFPR और अगली पीढ़ी में कम शैक्षिक उपलब्धि के बीच संबंध को दर्शाया गया है, जो एक सामाजिक समस्या भी है। वस्तुतः इस अध्ययन में पता लगाया गया है कि महिलाओं को कार्यबल में पूरी तरह से एकीकृत करना न केवल सही कार्य है, बल्कि भारत के आर्थिक उत्थान के लिए एक रणनीतिक अनिवार्यता भी है। और देखा गया है कि महिलाएं जब कार्यबल में प्रवेश करती हैं तो कर्ता के साथ ही वे उपभोक्ता भी बन जाती है। उनकी कमाई परिवार की आय में वृद्धि करने के साथ ही घरेलू मांग को भी बढ़ावा देती है, और जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास को गति मिलती है। विश्व बैंक के एक अध्ययन पर गौर करें तो पता चलता है कि महिला श्रम बल की भागीदारी में 10% की वृद्धि से प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में 1.5% तक की वृद्धि हो सकती है। कल्पना करें कि यदि महिलाओं ने अर्थव्यवस्था में पूरी तरह अपनी हिस्सेदारी निभाई तो बाजार में कितनी अतिरिक्त ताकत पैदा होगी। यह महज अटकलें नहीं है। मैकेंसी ग्लोबल एटीट्यूड के अध्ययन का अनुमान है कि यदि भारत श्रम बल भागीदारी में लिंग अंतर को कम कर देता है तो 2025 तक भारत की जीडीपी $770 अरब तक पहुंच सकती है। देखिए, वर्ल्ड बैंक की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है विश्व बैंक, और इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। वैसे महिला श्रम बल भागीदारी में वृद्धि के सटीक आर्थिक प्रभाव का अनुमान लगाना थोड़ा जटिल है। हालांकि विभिन्न अध्ययन इस मामले में एक सम्मोहक तस्वीर अवश्य विस्तृत करते हैं। एक क्रक्स अध्ययन में यह अनुमान लगाया गया है कि लैंगिक अंतर सकल घरेलू उत्पाद से 3% कम है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के एक अध्ययन में पाया गया है कि विविध नेतृत्व टीमें वाली कंपनियों में औसत से अधिक लाभप्रदता हासिल करने की संभावना 19% अधिक थी। आज की ज्ञान और अर्थव्यवस्था में जहां नवाचार महत्वपूर्ण है, भारत यदि प्रतिभा के इतने विशाल भंडार को अप्रयुक्त नहीं छोड़ सकता है। लड़कियों की शिक्षा, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रभाव बाजार से परे है। महिला रोजगार बढ़ने से घरेलू आय में वृद्धि होती है, जिससे अक्सर बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल में निवेश किया जाता है। अब आप सोचिए, अभी एक कमा रहा है, जब 2 कमाने लगेंगे तो परिवार की स्थिति तो नॉर्मल सी बात है कि सुधरेगी। और आप देखते हैं कि जिससे अक्सर आप देखते हैं कि बच्चों की शिक्षा स्वास्थ्य देखभाल में निवेश किया जाता है, यह भविष्य के लिए एक स्वस्थ एवं शिक्षित कार्यबल में परिवर्तित होता है। संबंधित क्रिक्स रिपोर्ट में एक माँ उसके बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि के भी सकारात्मक संबंध पर जोर देती है। इसके अलावा यह लड़कियों की शिक्षा को सुगम बनाता है, क्योंकि अनेक समुदायों में लड़कियों की शिक्षा पर अधिक खर्च नहीं किया जाता है। और सरकारी योजनाओं से मदद, तो आप देखिए कि उपरोक्त समस्याओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए व्यापक कार्यक्रम लागू किया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना और राष्ट्रीय महिला कोष जैसी योजनाएं महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता के लिए वित्तीय उपकरण प्रदान करती हैं, जबकि स्टैंड अप इंडिया महिला हार्ट विशेष रूप से महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करती है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना माताओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हुए गर्भावस्था के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ राज्य सरकारों ने महिलाओं को मुफ्त परिवहन सुविधा प्रदान की है, जो बड़ी संख्या में आप देखिए महिलाओं के लिए लाभकारी सिद्ध होती दिख रही है। जो आप देखते हैं लाडली बहना, लाड़की बहना योजना, ये भी आ रही है, ये भी महिला सशक्तिकरण में बड़ा जोर दे रही। अब आप सोचिए, जिन महिलाओं को 100 रुपया नहीं मिलता था, घर में मालिक नहीं थी, उन्हें 1000-1500 मिल रहे हैं, 2000 मिलने की बात हो रही है। तो आप नॉर्मल सी सोचिए कि वो अपने खर्चे तो निकाल पाएंगी, और 2000 आपके सोचिए उन महिलाओं के लिए बहुत होता है जो आप देखते हैं कि गांव में रहती हैं, जिनके आप देखते हैं कि पिता, आप देखते हैं कि वहां पुरुष सत्तात्मक एक तरह से समाज है, पुरुषों की चलती है, पुरुष मालिक होते हैं। जब भी आप लोग इस तरह के टॉपिक पर कुछ लिख रहे हैं तो ये इनका जरूर उल्लेख कर दिया करिएगा, इन योजनाओं का। कारोबारी परिदृश्य, तो आप देखेंगे इसमें कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत के कारोबारी परिदृश्य में सकारात्मक बदलाव देखने में आ रहा है, और कंपनियां विविध कार्यबल की ताकत को पहचान रही हैं। कई संगठन नेतृत्व की भूमिका में महिलाओं की वकालत कर रहे हैं और उन्हें बढ़ावा भी दे रहे हैं। विनिर्माण कार्यों के लिए महिलाओं को प्रशिक्षित और सशक्त बनाने की पहल पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। यह दृष्टिकोण न केवल लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, बल्कि उनके प्रतिभा पूल का विस्तार भी करता है, और जिससे उन्हें कुशल व्यक्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला भी सरलता से अर्जित होती है। और वास्तुता आप देखिए, कार्यबल में लैंगिक समानता हासिल करने में पुरुषों की भूमिका, आप देखेंगे पुरुषों की भूमिका महत्वपूर्ण है। घरेलू कामकाज और बच्चों की देखभाल साझा करके घर में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने से महिलाओं को आप देखते हैं कि महिलाओं को अपने कैरियर के लिए अधिक समय देने का मौका मिलता है। एक क्रक्स अध्ययन में पाया गया कि छोटे बच्चों वाली महिलाओं के एक महत्वपूर्ण हिस्से ने कार्यबल छोड़ने के अपने फैसले के लिए अपने पति से बच्चे की देखभाल में सहायता की कमी को जिम्मेदार ठहराया है। भविष्य में निवेश, जब एक महिला काम करती है तो वह न केवल अपने परिवार की भलाई में योगदान देती है, बल्कि देश के भविष्य निर्माण में भी योगदान देती है। वह अपने बच्चों को शिक्षित करती है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है और एक अधिक समावेशी समाज का निर्माण करती है।
महिलाओं को सशक्त बनाकर देश समाज वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य में भी निवेश करता है। और आप देखिए ऐसे ऐसे में हमें उन तमाम बाधाओं को खत्म करने के लिए आगे बढ़ना होगा जो महिलाओं को पीछे रखती हैं। भारत का आर्थिक भविष्य महिलाओं के समावेशन से जटिल रूप से जुड़ा हुआ है और इसका आप देखते हैं कि इसका भविष्य वर्तमान में कार्यबल से बाहर 10 करोड़ से अधिक महिलाओं की क्षमता को उजागर करने पर निर्भर है। उनका अल्प उपयोग न केवल आर्थिक विकास को पंगु बनाता है बल्कि गरीबी के चक्र को भी कायम रखता है। एक अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देकर जो महिलाओं को पूरी तरह से भाग लेने के लिए सशक्त बनाता है। भारत सतत विकास हासिल कर सकता है और एक अधिक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कर सकता है। इसके लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज को एक साथ मिलकर काम करना होगा। इस सरकार, निजी क्षेत्र और समाज की भूमिका आज भले ही यह कहा समझा जा रहा हो कि अधिकांश क्षेत्रों में महिलाएं तेजी से कार्यबल का हिस्सा बन रही हैं, परंतु यह भी सच है कि कार्यबल में लैंगिक समानता की राह उतनी आसान भी नहीं है। वस्तुतः यह विशिष्ट की चुनौतियों से भरा हुआ है और आप देखते हैं पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान क्षेत्र में कृषि में ही देखें तो भारतीय कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा महिलाओं का है। इस क्षेत्र में वे लंबे समय से कार्य कर रही हैं, परंतु यदि हम भू स्वामित्व की बात करें तो इस मामले में उनकी हिस्सेदारी बहुत ही कम है। ऐसे में उन्हें किसी प्रकार के ऋण और प्रौद्योगिकी को हासिल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस मामले में सरकार की पहल एक मजबूत आधार प्रदान कर सकती है। लिहाजा लैंगिक अंतर को कम करने के लिए कई प्रकार के उपायों को अपनाने की आवश्यकता है। महिलाओं की भागीदारी में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए तकनीक को एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में देखा जा रहा है। क्लाउड कंप्यूटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्मों द्वारा सक्षम दूरस्थ कार्य व्यवस्था और आप देखते हैं कि आईटी और पेशेवर सेवाओं जैसे क्षेत्रों में महिलाओं के लिए गेम चेंजर हो सकती है और इससे उन्हें घरेलू जिम्मेदारियों का प्रबंधन करते हुए अपने कौशल का योगदान करने का अवसर मिलता है। इस प्रकार डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों में निवेश करने से महिलाओं को डिजिटल परिदृश्य में आगे बढ़ने और इन अवसरों तक पहुंचने में और सशक्त बनाया जा सकता है। हालांकि इन्हें लागू करने की अपनी चुनौतियां भी हैं। विविध संस्कृति वाले हमारे देश में महिलाओं के लिए सभी क्षेत्रों में स्वच्छंद भूमिका में होना सहज भी नहीं है। वैसे इस दिशा में बदलाव होता दिख भी रहा है जो एक अच्छा संकेत है। वहीं आप देखिए बुनियादी ढांचे की कमी विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की देखभाल और सुरक्षित परिवहन तक पहुंच को सीमित कर सकती है। लिहाजा इन चुनौतियों पर काबू पाने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। जन जागरूकता अभियान के माध्यम से संस्कृति के प्रभाव संबंधी बाधाओं को दूर किया जा सकता है। वहीं बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से उपलब्ध बाल देखभाल सुविधाओं और सुरक्षित परिवहन विकल्प तैयार किया कर सकता है। मुश्किल नहीं समाधान। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की राह अब मुश्किल नहीं है। ऐसे अनेक कारक विद्यमान हैं जिनसे इस राह को आसान बनाया जा सकता है। इसके लिए भारत सरकार, निजी क्षेत्र व नागरिक समाज सभी को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। सरकार बुनियादी ढांचे में निवेश कर सकती है, बच्चों की देखभाल सुविधाओं को प्रोत्साहित कर सकती है और कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए मजबूत कानून बना सकती है। वह निजी क्षेत्र विविधतापूर्ण पहलों को अपना सकता है। महिलाओं के लिए कुछ हद तक लचीली कार्य व्यवस्था को अपनाया जा सकता है। इसके अलावा नागरिक समाज लैंगिक समानता के आर्थिक लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ा सकता है और नीतिगत बदलाव की वकालत कर सकता है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर दिया करिएगा। घाटे से खुलती बिजली के निजीकरण के द्वार और जलवायु आप देखते हैं कि लखनऊ स्थित पावर कॉर्पोरेशन का मुख्यालय शक्ति भवन है। जलवायु परिवर्तन की तरह जिस बिजली के बिना अब जीवन की राह आसान नहीं दिखती और उस जलवायु की तरह और उस बिजली को घर घर पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार निजी हाथों का सहारा लेने जा रही है। इन नक्सलियों के विरुद्ध जो निर्णायक युद्ध हो रहा है, गृह मंत्री अमित शाह और बस्तर दौरे पर आमंत्रित करते विष्णु देव राय, ये छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। ठीक है, तो उन्हीं की बातें हो रही हैं, देख लीजिए आप लोग। अब काफी हद तक आप देखते हैं कि सिमटते जा रहे हैं और इस तरह से आप देखेंगे कि आज का जो संपादकीय पाठ है दैनिक जागरण का, उसकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल और सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।